नमस्ते बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8 का पार्ट 4 बाल गोविंद भगत। इसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। तो आइए पहले इसके लेखक के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फर जिला में बेनीपुर गांव में 1899 ईस्वी में हुआ था। उनके माता और पिता का निधन बचपन में ही हो गया था, जिस कारण उनकी आरंभिक जो जीवन था बहुत कठिनाई और अभाव में बीता। उन्होंने 10वीं की परीक्षा प्राप्त करने के बाद 1920 ईस्वी में स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से अपना योगदान दिया। वे कई बार जेल गए। उन्होंने 15 वर्ष की अवस्था में पत्र पत्रिकाओं को छपवाने लगे। वे बेहद प्रभावशाली पत्रकार थे। वे अनेक दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन करते, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, नई धारा उल्लेखनीय है। उनकी जो पत्रकारिता थी बहुत ही प्रभावशाली थी। वे कई महत्वपूर्ण रचनाएं किए। उपन्यास, कहानी, नाटक, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण। उपन्यास में उनके पतितों के देश, कहानी चीता के फूल, नाटक आम्रपाली, रेखाचित्र माटी के मूरत, यात्रा वृत्तांत पैरों में पंख बांधकर, संस्मरण जंजीरों की दीवारें। उन्होंने बाल गोविंद भगत रेखाचित्र के माध्यम से एक विलक्षण चित्र का उद्घाटन किया है। बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन का सजीव झांकी देखने को मिलता है। रेखाचित्र में तो सबसे पहले हम रेखाचित्र किसे कहते हैं? तो रेखाचित्र जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना या दृश्य आदि का इस प्रकार वर्णन किया जाता है कि पाठक के मन में उसका हूबहू चित्र बन जाता है। दिमाग में वैसा ही चित्र हमारे घूमने लगता है। जैसे बाल गोविंद भगत, आप आगे बाल गोविंद भगत पढ़ेंगे तो बाल गोविंद भगत का रेखा चित्र आपके दिमाग में हूबहू वैसा ही आने लगेगा, उसे ही रेखा चित्र कहते हैं। तो आइए पाठ की ओर बढ़ते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी चरित्र रेखा चित्र बाल गोविंद भगत धर्म के इस मर्म का उद्घाटन करता है कि धर्म पालन आडंबरों या अनुष्ठानों के निर्वहन में नहीं, बल्कि आचरण की पवित्रता और शुद्धता में है। नायक बाल गोविंद भगत गृहस्थ हैं। उनकी वेशभूषा साधुओं जैसी नहीं है, लेकिन उनकी दिनचर्या और निर्णय मनुष्य की सच्ची और सही परिभाषा रचने में सहायक है। इस पाठ के माध्यम से आप एक नई गद्य रेखा चित्र की विशेषताओं और रूप से भी परिचित होंगे। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। वे 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पके थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीरपंथियों की सी कनपटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ राम नंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह रूप होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं। उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, कबीर को शाह मानते थे।
उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदर्शों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेतों में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ, लेकिन इनकी सब चीजें साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लादकर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप में रख लिया जाता और प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। इन सब के ऊपर मैं तो मुक्त था, उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते, कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं तो है, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतों कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादलों से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनके कद एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। भादों का वह अंधेरी रतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली को झनकार या दादरू की टर्टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठी सखिया चिहुक उठना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनकी यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे, अब सारा संसार निशब्द में सोया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जाग रहा है। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी को जाते, गांव से 2 मील दूर, वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखर के ऊंचे भिंडे पर अपनी खेजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खेजड़ी लिए बैठे। उनके मुंह से शब्द का तांता लगा था। उनकी उंगलियां खेजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते